बैंड पार्टी की टोली झमझम करती धुन बजाते हुए निकल गई। पालकी के साथ शादी वाले लोग भी गुजर गए। मोड़ के चाय की दुकान पर बिशु बैठा चाय पी रहा था। रामू काका ने उससे पूछा, किस घर में जा रही है? सेन का छोटा बेटा नई दुल्हन लेके आया काका। नई दुल्हन? सवाल पूछते ही रामू काका थोड़े उदास हो गए। क्या हुआ काका, ऐसे उदास क्यों हो गए? अरे एक और नई दुल्हन की कहानी याद आ गई। और एक मतलब? हाँ, वो एक कहानी है, डरावनी कहानी। डरावनी कहानी? थोड़ा अच्छे से बोलिए ना काका। गांव के पश्चिम में जो टूटा फूटा एक मंजिला घर है, उसके बगल में एक टिन की छत वाली झोपड़ी थी। उसमें कभी माधव और उसकी मां रहते थे। उसकी मां के जोर देने पर माधव ने एक 18 साल की लड़की से शादी की। नई दुल्हन ने घर संभाल लिया तो माधव की मां ने राहत की सांस ली। टूटे हुए शरीर के साथ वह अब काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुसीबत आई वैशाख की एक शाम। भयंकर तूफान उठा, छत उड़ गई। जब तूफान और बारिश थमी तो माधव ने देखा कि वह एक तरह से बेघर हो चुका है। कोई उपाय न देखकर वे बगल के एक मंजिला घर में चले गए। वह घर विनोद राय का था। कभी माधव के पिता उस घर में पुजारी थे। जब विनोद गांव छोड़कर शहर चला गया तो वह घर की चाबी माधव को दे गया। शुरू में वह साल में 1-2 बार आता था, लेकिन जब विनोद का छोटा बेटा अपनी नई दुल्हन के साथ गांव आया और तभी एक और भयानक घटना घटी। बिशु ने चाय का गिलास नीचे रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। बिशु थोड़ा असहज हो गया। क्या हुआ काका, क्यों रुक गए? रामू काका ने सिर हिलाया जैसे खुद से बात कर रहे हो। फिर से बोलना शुरू किया। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, विनोद के घर में माधव ने अपनी मां और पत्नी के साथ एक तरह से अपना घर बसा लिया। नई दुल्हन पूरे दिन पायल की खनक करती हुई घूमती रहती और नया घर संभाल रही थी। नए घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही एक घटना घटी। उस दिन नई दुल्हन ने अभी अभी नहाकर लाल साड़ी पहनकर दीवार के आईने के सामने खड़े होकर बाल संवारना शुरू किया। तभी उसे एक कैंच कैंच की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर मुड़ी और देखा कि उसका पूरा शरीर सिहर उठा। भय से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। एक काला धुआं घूमते हुए नई दुल्हन को घेरने लगा। नई दुल्हन का शरीर कांप उठा और वह बोली, नहीं! कहकर वह जमीन पर गिर पड़ी। फिर 2 दिन बीत गए। शाम के समय माधव कुछ संतुष्ट भाव से बाहर बरामदे में बैठा था। नई दुल्हन कुछ अजीब सी हो गई थी। 2 दिन पहले ही बेहोश हो गई थी। माधव को लगा कि शायद वह मां बनने वाली है। उस समय के यही लक्षण होते हैं, लेकिन भुवन वैद्य को दिखाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद नई दुल्हन पागल की तरह दौड़ती हुई आई। हाँ जी, वो आवाज सुन रहे हो? क्या हुआ? वो देखो, वो लटक रही है। कौन लटक रही है? चलो अंदर जाके देखते हैं। माधव ने किसी तरह उसे खींचकर अंदर कमरे में ले गया। कमरे में वैसे तो कुछ खास नहीं था। उसकी मां ने गंभीर चेहरा बनाकर कुछ सोचा, फिर नई दुल्हन को बिस्तर पर सुला दिया। जब वह सो गई, माधव बाहर निकल आया। बाहर उसकी मां चुपचाप लेटी हुई थी। वह धीरे से बोली,
अच्छा माँ, आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है? नहीं रे बेटा, कुछ नहीं। क्यों पूछ रहा है? नहीं, नई दुल्हन कह रही थी उसे कोई लटकने की आवाज सुनाई दे रही है। पूरे घर में छान मार के भी कुछ नहीं मिला। माधव की माँ उठकर बैठ गई। उसने एक बार मल्लिका को ढूंढा, उसके बाद फिर धीमी आवाज में बोली, तुझे एक बात बताऊं बेटा, मेरे ख्याल से नई दुल्हन पर कोई हवा का असर हो गया है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? कल शाम को जब मेरी नींद खुली, मैंने सुना कि नई दुल्हन किसी से धीमी आवाज में बातें कर रही है और हंस रही है। कभी कभी लड़ाई भी कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद तू वापस आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब तू दरवाजे पर आकर आवाज दी तो समझा कि तू नहीं था, कोई और था। तू मेरी बात मान, डॉक्टर को बुलाने की जगह एक ओझा बुला। माधव का दिल जैसे हथौड़े की तरह धड़कने लगा। उसे कभी अपनी नई दुल्हन पर शक नहीं हुआ था। कभी ऐसा कुछ उसके सामने नहीं आया था, लेकिन उसकी मां झूठ नहीं बोल सकती। थोड़ा बेचैन होकर वह उठ खड़ा हुआ। नहीं, जाना होगा, मां ने फिर से कहा। ज्यादा मत सोच, मेरी बात सुन। ओझा बोला तू। ओझा की झाड़ू अगर पड़ेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव धीरे से सर हिला के चल दिया। सिर्फ उसके मन में एक ही द्वंद्व चल रहा था, कौन सही है, मां या नई दुल्हन। लेकिन माधव और उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी दूर पर सांझ ढलते ही एक परछाई दिख रही थी। उसकी आंखें जैसे धधकती हुई आग की तरह चमक रही थीं। उसमें भयंकर क्रोध था। माधव तेजी से ओझा के घर की ओर चला गया। वह दौड़ते हुए ओझा के घर गया और जब वह लौटा तो शाम काफी गहरा चुकी थी। जब वह घर के आंगन में पहुंचा तो उसका दिल धक से रह गया। पूरा घर अंधकार में डूबा हुआ था और पूरी तरह से शांत था। ये क्या हुआ? क्या मेरी पत्नी का तबीयत अभी भी खराब है? माँ क्या कर रही है? माधव ने कदम बढ़ाए, लेकिन वह तब भी नहीं जानता था कि उसके लिए कितनी बड़ी और भयावह घटना इंतजार कर रही थी। कांपती आवाज में माधव ने पुकारा, जी सुनती हो? कहाँ हो? माँ, माँ? कोई उत्तर नहीं आया। जब वह घर के अंदर गया तो उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। बिस्तर खाली था, वहां नई दुल्हन नहीं थी। उसने फिर से ऊंची आवाज में पुकारने की कोशिश की, लेकिन तभी बगल के कमरे से एक भारी गूंज सुनाई दी। माधव पागल की तरह दौड़ पड़ा। कमरे में पहुंचते ही वह रुक गया। कमरे की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि वहां एक छाया मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं। वह भारी आवाज में बोली, मुझे भगाना चाहता है, मुझे। पहली बार माधव ने कैंच कैंच की आवाज सुनी। अनजाने में उसकी नजर छत के कड़ियों की ओर गई और जो उसने देखा उससे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। छत से उसकी मां की लटकती हुई मृत शरीर झूल रही थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और उस मृत शरीर की ओर देखते हुए नई दुल्हन अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। मुझे तुम इस घर से नहीं निकल सकते। तुम राक्षसी हो। तुमने माँ को। माधव ने जोर से चिल्लाते हुए नई दुल्हन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नई दुल्हन का शरीर एक झटके से फर्श पर गिर पड़ा। एक काले घुमावदार धुएं में बदलकर वह अंधेरे में गायब हो गई।
माधव ने दौड़कर अपनी मां के लटकते हुए शरीर को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगा। माँ, माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। एक सप्ताह बीत गया। नई दुल्हन अभी भी एक अजीब से धुंध में डूबी हुई थी। इलाज चल रहा था, लेकिन वह अभी भी ठीक नहीं हुई थी। माधव ने किसी को अपनी मां की मौत का सही कारण नहीं बताया, यहां तक कि उसने अपने करीबी रामा दादा को भी नहीं बताया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जानता था कि उसकी मां और नई दुल्हन के बीच कुछ अनबन हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था, शायद माँ ने जब उसको घर से निकालने की बात करी तभी कुछ सुन लिया होगा उसने, उसी की वजह से शायद ये। लेकिन जान से मार देगी? नई दुल्हन ऐसा करेगी? क्या उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है उसी की वजह से? सिर्फ पागलपन या फिर और कुछ है इसके पीछे? आखिरकार वह अपने मन की बेचैनी लिए बाहर निकला। अगले हफ्ते उसकी मां का श्राद्ध था। उसे कई जगहों पर जाना था। जब वह वापस आया तो उसने घर के अंदर कैंच कैंच की आवाज सुनी। कोई भारी चीज लटक रही थी। दिल में भयंकर डर समा गया। उसने दौड़ते हुए कमरे में कदम रखा और जो देखा उससे वह पत्थर सा जम गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। उसके पैर डर से कांप रहे थे। छत की कड़ी से नई दुल्हन का शरीर झूल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां लटक रही थी। माधव का दिल दहल उठा। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। भयानक डर और चिंता से माधव ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की। तभी उसे हिस हिस की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। फर्श पर एक छाया मूर्ति हल्की रोशनी में नजर आ रही थी। माधव का दिल डर से सिकुड़ गया। वह एक भयानक चेहरा था। एक ठंडी और भयानक महिला की आवाज कमरे की हवा में गूंजी। बहुत दर्द सह के मरी हूँ मैं, जीना चाहती थी मैं। मुझे फुसला के हाला के रस्सी से टांग दिया। तुम लोगों को ऐसे ही मौत दूंगी। इस घर में जो भी आएगा वही मरेगा मेरे हाथों में। उस भयानक महिला ने अपने लंबे नाखूनों वाला हाथ माधव की ओर बढ़ाया। कमरे की हवा में उसकी असाधारण हंसी गूंज उठी। मरोगे सब, यहीं पे मरोगे। माधव ने महसूस किया कि यह वही भूतिया महिला है जो विनोद राय के छोटे बेटे की पत्नी थी, जिसे छत से लटकते हुए देखा गया था। बहुत लोग कहते थे कि विनोद का छोटा बेटा ही उसे मारकर लटकाकर चला गया था। वे अमीर लोग थे, सच दबा दिया गया था। लेकिन क्या सचमुच सच दब गया था, या वह अधूरी आत्मा आज भी उस घर में रह रही है, अपना हिसाब पूरा कर रही है, ऐसे ही अपना बदला पूरा कर रही है? ऐसे ही माधव की आंखें धुंधली हो गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रामू काका फिर से चुप हो गए। विशु अपनी जिज्ञासा दबा नहीं सका और बोला, उसके बाद क्या हुआ काका? क्या किया जा सकता है? अंत में वह बस इतना कहता था, रामुदा, रामुदा, इस घर से मुझे ले चलो। यहाँ रहो तो वो मुझे माधव की भी अजीब तरीके से मौत हो गई। कोई कहता है वह भूखा मरा,
कोई कहता है मां और पत्नी के शोक में घर अब एक परित्यक्त भूत या घर बन गया। कुछ पल की गहरी चुप्पी। कोई कुछ नहीं बोला। रामू का चुपचाप उठे और दुकान छोड़कर चले गए। बिशु भी उठने ही वाला था, तभी दुकानदार रतन उसकी ओर बढ़ा और अपनी खुरदरी आवाज में बोला, आप भी ना भैया, कोई कुछ भी कह रहा है आप विश्वास कर ले रहे हो। सुना है वो मकान बिक रही है अच्छे दाम में। रामू काका वो मकान बेच देना नहीं चाहते। पिताजी ने कहा था ये रामू काका ही माधव की सेवा करता था, इसलिए उस मकान को अपना ही समझते हैं। कुछ भी हो, आप ये सब उसको मत बताना। आप दोनों ही मेरे लिए कहते हैं ना परमानेंट कस्टमर। बिशु ने हल्का सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। घर लौटते समय उसके मन में एक दुविधा उठी। कौन सच बोल रहा है, रामू काका या रतन? अपने विचारों में खोए खोए वह कब पुराने घर के सामने पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह अंदर गया, चारों ओर झांका। अपने आप से सिर हिलाते हुए बिशु ने कहा, अरे कुछ भी तो नहीं, रामू काका भी ना। बिशु रुक गया। उसके कानों में पायल की झनकार सुनाई देने लगी। कोई चल रहा था। थोड़ी ही देर में सब कुछ दिखाई देने लगा। बिशु ने देखा कि पुराने घर के टूटे बरामदे पर एक लाल साड़ी में नई दुल्हन चल रही थी।